कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप आप मेरे वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ कंसेप्ट सीख भी रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। अब आज हमारा जो है, अभी तक के जो वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे उसमें मैंने जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके डायमेंशन, जो है ना डायमेंशन वाला पार्ट, उसका हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि वीमा मात्रक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, उसके अलावा एरर्स यानी कि त्रुटियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे हमने उसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट आज जो हमारा सॉरी टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वेक्टर का, यानी कि सदिश। अब नॉर्मली तो आपको ये लग रहा होगा कि सर फिर से वही बात, जैसे डायमेंशन का था वैसे कि सदिश का टॉपिक क्यों ले रहे हैं, तो सबको पता है। लेकिन क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसमें कोर्स करने के लिए उसमें हूँ, तो दो ही वीडियो में मैं सदिश को कंप्लीट कर दूंगा। आपको जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पता है वो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार बोल के बता दूंगा, वो उसमें मैं आगे बोर्ड पे लिखाने पे या उस पर नहीं जाऊँगा। इसमें मेनली जो मैं टॉपिक लूंगा, यानी कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आरपीएससी में, बस उन्हीं पे मैं बात करूंगा। ठीक है, मेनली एडिशन से हो गए। ठीक है, कुछ आप जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन हमने को लेने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन वेक्टर के बारे में। वेक्टर का मतलब क्या है? आप सब जानते हो। वेक्टर का मतलब है कि अगर किसी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं कि उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड के साथ यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत अगर पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर यानी कि सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। सदिश को अब क्योंकि हम डायरेक्ट इनको जोड़ नहीं सकते, गुना उनका डायरेक्टली नहीं कर सकते, उनका गुना करने का तरीका अलग होता है, जोड़ने का यानी कि एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन करने का, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, उन पर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आते हैं वेक्टर के अंदर कि वेक्टर का जो एडिशन है, मैं सबसे पहले उस पर जाना चाहूंगा। ये सब आपको पता है ना, एक सेकंड की जगह वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? वो उसका मैग्नीट्यूड है, या इसको डायरेक्टली हम ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके ऊपर आप कैप लगा देते हो, इसका मतलब वो क्या है? यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश होता है। ठीक है, ये आपको सब पता है, सिंपल। ठीक है, तो मैं अगर किसी भी लेटर के ऊपर डायरेक्शन लगा रहा हूँ, है ना, कि एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर में क्या है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है? वो है वेक्टर एडिशन, है ना। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? वो है वेक्टर एडिशन। ठीक है, सदिशों का योग। सदिशों का क्या इंपॉर्टेंट है? योग जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है? हालांकि आपको पता है नॉर्मल वेक्टर का एडिशन करना, लेकिन लेकिन क्योंकि क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं उस पर जा रहा हूँ ना। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें क्या है सॉरी, दो रूल होते हैं। पहला रूल तो होता है त्रिभुज का नियम। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है हमारे पास त्रिभुज का नियम, इंग्लिश में कहेंगे ट्राइंगल लॉ। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। इंग्लिश में अगर मैं ऐसे कहूंगा तो हो जाएगा ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वगैरह इतना लंबा नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? त्रिभुज का नियम यानी कि ट्राइंगल लॉ। अब ये ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर कुछ इस तरह से है और दूसरा वेक्टर ये इस तरह से है, ये दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि एक तीसरा वेक्टर होगा जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए इस तरह से मिलेगा, और इसे मैं रिजल्टेंट आर से डिनोट कर देता हूं। तो ये जो वेक्टर आर होगा वो इन दोनों वेक्टर के वेक्टर सम के इक्वल होगा, है ना। किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम, यानी कि सदिश योग है। दिमाग में रखना, योग सिंपल वाला नहीं है। कौन सा है? सदिश योग है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आर है वो ए प्लस बी के सदिश योग के इक्वल होगा। ये तो है लिखने का तरीका। अब हमें जो क्वेश्चन देंगे उसमें इस तरह थोड़ी लिखेंगे हम, तो कुछ अलग तरह से वो डायरेक्शन भी पूछेगा, सब पूछेगा। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? सपोज कर लीजिए कि ये जो है ए से थीटा एंगल बनाता है। कितना बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर आगे ले जाता हूँ, इस तरफ पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग सा दिखे। अगर मैं इसको इधर आगे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। अब ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा एंगल हो जाएगा। सॉरी है ना, ये थीटा एंगल है, इसको अल्फा एंगल मान लेते हैं क्योंकि दो एंगल है। तो ये कितना होगा? अल्फा एंगल हो जाएगा हमारा। मान लीजिए रिजल्टेंट का एंगल क्या है? अल्फा। और जो है बी ए के साथ, यानी कि ये क्या है, आगे बढ़ाएंगे तो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है,
तो अगर ये ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये हमारे पास में अगर ये पॉइंट दे देता हूँ, ये हो जाएगा मान लीजिए पी पॉइंट, ये हो गया क्यू पॉइंट और ये हो गया एस पॉइंट, पी क्यू आर पॉइंट दे देते हैं इसकी जगह, पी क्यू आर ये क्या हो गया पॉइंट हो गए। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो है हमारे पास ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर वाला, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस जो है थ्योरम लगा सकते हैं। उसके पहले मुझे ये और ये वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि बी को अगर मैं इस डायरेक्शन में लाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, बी कोस थीटा, ये आप जानते हो। बी इस तरफ जाएगा तो बी साइन थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ से, बी कोस थीटा बी साइन थीटा कैसे निकाला, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, अगर इस त्रिभुज की बात करें इस वाले ट्राइंगल की, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से मैंने क्या निकाल लिया, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकाल लिया, ठीक है। और ये क्या हो गया बेस यानी कि आधार, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली ये क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इस पे वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के अब मुझे क्या निकालना, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपल सा है कि इन ट्राइंगल कौन सा पी क्यू आर में, है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर में ये हाइपोटेन्यूस है इसकी, क्योंकि पी क्यू आर कौन सा ले रहे हैं ये वाला, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, वेक्टर का अगर स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो आर मिल गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अब यहाँ हो जाएगा तो ए प्लस बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अगर मुझे ओनली आर की फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या मिलेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या मिल गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट 2ab कोस थीटा, वो कहाँ से मिला, यहाँ से, ठीक है। अब मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो कुल मिला के रिजल्टेंट क्या मिला, तो रिजल्टेंट जो है हमारा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर का जो मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये क्या है ट्राइंगल से एडिशन हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है अल्फा, यानी कि ए एंगल से कितना, सॉरी ए वेक्टर से इस रिजल्टेंट का कितनी डायरेक्शन होगी, क्या डायरेक्शन होगी, इसका मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है। तो यह क्या करता हूँ मैं, सबसे सिंपल टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा इसके अंदर, टेन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, बेस कितना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी साइन, सॉरी ए प्लस बी कोस थीटा ना, साइन नहीं है यहाँ पे, क्या कोस थीटा, तो ये मेरी क्या हो गई डायरेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है ट्राइंगल लॉ के अंदर नॉर्मल क्या है एडिशन है इस तरह का, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में अगर रिजल्टेंट की आपको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर डायरेक्शन निकालनी है ए से तो इस तरह से अपन डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ जो आता है तो मैं लिख देता हूँ चलो कंसेप्ट के अंदर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ यानी कि त्रिभुज का नियम। तो जो त्रिभुज का नियम है उसमें क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा आर वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा टू द पावर 1/2, ठीक है। अगर मुझे इसमें एंगल निकालना है ए के साथ में तो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी वेक्टर है, तो ये जो एंगल है वो क्या होगा थीटा, यानी कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है थीटा एंगल है, उस केस में अपन ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है हमारा एडिशन के लिए कौन सा त्रिभुज का नियम ट्राइंगल लॉ वो मैं कर चुका हूँ यहाँ कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि अगर मुझे क्या निकालना है सब्ट्रैक्शन निकालना, उस केस में क्या होगा ना, सब्ट्रैक्शन से पहले दूसरा जो अपना नियम है उस पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा नियम कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ, यानी पैरेललोग्राम जो है लॉ, उस पर चलते हैं, और उसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे समांतर चतुर्भुज प्रमेय, है ना।
सेकंड जो हमारा पास होगा वो होगा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का नियम। ये भी क्या है, एडिशन का नियम। अब इसमें क्या होगा, पहले वाले केस में जो दो वेक्टर थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे साइड थी किसकी, ट्राइंगल की। अब ये क्या है, किसकी साइड होगी, किसकी भुजा होगी, समांतर चतुर्भुज की भुजा होगी। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज की क्या होगी, दो भुजाएं हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर और ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल फिर से वही क्या ले लेते हैं, थीटा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं ना कहीं बीच में कहीं कोई इसका रिजल्टेंट होगा। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये इसके पैरेलल इस तरह से। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये इसका होगा रिजल्टेंट, जिसे हम कहेंगे आर। अब ये अगर बी है तो ये भी कितना होगा, बी, और ये कितना होगा, ए हो। ठीक है, ए से फिर ये एंगल कितना बना रहा है, रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा एंगल है, ये बी है, तो ये कितना होगा, बी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा। फिर से वही नाम दे दीजिए, पी क्यू आर एस नाम दे दिया। तो ये आगे कहाँ तक चला गया, क्यू डैश तक चला गया। इसको आगे बढ़ाया तो हमने क्या दिया नाम, क्यू डैश नाम दे दिया। अब इसको सोल्व करते हैं फिर से। ठीक है, सोल्व करेंगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा, वही हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि आर निकालना है ए और बी की फॉर्म में। तो ट्राइंगल हमने क्या ले लिया, ये वाला कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू डैश आर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें पी क्यू डैश सॉरी पी आर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, पी आर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू डैश स्क्वायर प्लस क्यू डैश क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर क्यू क्यू डैश, और ये तो सब सिंपल सी है ना। चलिए, ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट आर स्क्वायर। उधर से देखेंगे तो ए प्लस बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो गया, फिर से सेम इक्वेशन बन रही है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा टू दी पावर 1/2। अगर हम इसको रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या बन गया, r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यानी कि सेम वही बन रहा है जो हमारे पास किसमें बन रहा था, ट्राइंगल लॉ में। और ऐसे ही अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को सोल्व करने का मेरा पर्पज ये था कि कोई सा भी एडिशन हो, एडिशन हमेशा किस तरह से होता है, अगर दो जो अपने पास वेक्टर हैं उस वेक्टर के अंदर दोनों के बीच में एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, तो एडिशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, दूसरा कंसेप्ट भी है जो पैरेललोग्राम लॉ है, यानी कि समांतर त्रिभुज प्रमेय है, उससे भी क्या निकलेगा ये। तो इसका मतलब इसी कंसेप्ट में आप ऑब्लिक करके लिख लीजिए कि हम लोग, या हिंदी में कहेंगे तो समांतर, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, दोनों ही नियम, दोनों के लिए ही क्या होगा, रिजल्टेंट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, कि इसका जो एडिशन होगा उसका फॉर्मूला ये, और उसका एंगल जो होगा ए से, वेक्टर ए से, वो क्या होगा, tan अल्फा होगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, ये यहां तक जो है आपने पहले किया होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि क्वेश्चन बनना कैसे स्टार्ट होता है ना। ये तो आपको पहले से पता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी वेक्टर एडिशन का कोई आपके क्वेश्चन आ जाता है तो इस रिजल्टेंट वाले को और इस डायरेक्शन वाले को, दोनों को आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस एडिशन के अंदर, इस एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले कि अगर मैं r लिखता हूं यहाँ पे, तो r इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब अगर
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कोस 0 डिग्री कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो r इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, टू द पावर 1/2, ठीक है। अब क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक बार जो आप वैल्यू दे दोगे ए बी की, उसके बाद तो आप क्या करते हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू होगी जब आप कोस थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं तो कोस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कोस की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब इस आर की भी क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो जो आर मैक्सिमम हो सकता है वो कब हो सकता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री। तो कुल मिला के अगर इसको आगे सोल्व करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी मोड में अगर मैं लिखता हूं तो a प्लस बी मोड, ठीक है, स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो सिमिलरली ये क्या नॉर्मली क्या बन जाएगा, इसको हटाएंगे तो यानी कि a प्लस बी बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है मोड में, क्योंकि अपन रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a प्लस बी, जब दोनों क्या हो एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो 0, तो दोनों क्या हो एक ही डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू आ सकती है। इसी तरह से अगर सपोज कर लीजिए कि थीटा इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री हो तो इसका मतलब कोस 180 डिग्री कितना हो जाता है, -1। और ये क्या होती है, कोस जो है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, -1 से 1 होती है ना, तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब आर की भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की भी जो आपके मिनिमम वैल्यू है वो ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखोगे -1, तो ये हो जाएगा -2ab, ठीक है, टू द पावर 1/2। इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर टू द पावर हाफ। सोल्व करोगे तो कितना आ गया, a माइनस बी बोर्ड, ठीक है। ये क्या आ गई, आर की मिनिमम वैल्यू। तो दूसरा कंसेप्ट क्या हो गया, दूसरा कंसेप्ट यहां से अगर मैं देखना चाहूं कि वेक्टर एडिशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि आर की जो है मिनिमम वैल्यू हो सकती है a माइनस बी, ठीक है, मोड में, और a प्लस बी इसके बीच में, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, बाकी जो वैल्यू होंगी अलग अलग थीटा पे वो इसके बीच में होगी। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एडिशन का यहीं पे खत्म करते हैं। अब दूसरा चलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि दो सदिश है, उनका अगर आपको व्यकलन करना है तो उस व्यकलन को कैसे करेंगे, ठीक है। एडिशन का तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अब आते हैं व्यकलन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लिख देता हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसको लिखेंगे हिंदी में तो व्यकलन, ठीक है, अंतर या बाकी। अब वो निकालना है। तो अभी देखिए कि अभी क्या था हमारे पास, एक वेक्टर बी था इस तरह से, दूसरा वेक्टर था ए इस तरह से, दोनों के बीच में सपोज कर लीजिए एंगल कितना था, थीटा। तो अब क्या करना है, अभी हमने निकाला था ए प्लस बी वेक्टर का, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मतलब यही हुआ ना, यानी कि जो वेक्टर बी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, वही मतलब है। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब माइनस वाला वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यही होगा, है ना। तो ये क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। किनका, इन दोनों का एडिशन। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक तो या तो फिर मैं cos थीटा में क्या कर लूं, 180 माइनस थीटा करके वैसे करूं, या फिर मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं कि मुझे क्या करना है, जो मेरा एडिशन वाला फॉर्मूला था, है ना, जो एडिशन वाला फॉर्मूला हो रहा है उसमें सीधा सीधा मैं क्या कर दूं, उसमें सीधा सीधा मुझे ये करना है कि जो ए और बी है, ठीक है, उसमें ए तो पॉजिटिव रख दूं और बी को क्या कर दूं, नेगेटिव से रिप्लेस कर दूं, तो अपने आप ही मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो देखता हूं मैं कि इस वाले केस में, यानी कि अगर रिजल्टेंट की मैं बात करता हूं और वो क्या है, a माइनस बी, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा a माइनस बी, वो होगा a स्क्वायर प्लस माइनस का सॉरी बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस का b, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, माइनस b और कोस थीटा टू द पावर 1/2,
ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और माइनस का 2ab cos थीटा टू दी पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, किसका, सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे। तो तीसरा क्या है, सब्सट्रैक्शन यानी कि विकलन में बार बार वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर या विकलन दो वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये अंतर हो गया, ये जोड़ हो गया यानी कि एडिशन हो गया। कुल मिला के एडिशन और जो है सब्ट्रैक्शन ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं इस पे एक दो क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सबसे लास्ट में लेंगे, एक दो और कंसेप्ट है, पहले वो कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। अगर यही वेक्टर 3D में हो तो 3D में हो तो इसकी कोज्या वगैरह क्या होगी, है ना, कोसाइन वगैरह क्या होंगे, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं, तो मैं उसको लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए वेक्टर किसमें है, 3D में है, वेक्टर इन 3D, ठीक है, त्रिविम है ना, त्रिविम में सदिश है, तो उस केस में क्या होगा, है ना, उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। कि अगर मान लीजिए आपके पास, एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से अगर ये ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है, तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा बिंदु P पे OP। ये क्या करता है, सपोज करिए कि जो एक्स एंगल जो एक्स एक्सिस है उससे एंगल कितना बनाता है, चलो इसका प्रोजेक्शन लेते हैं पहले। तो इससे बनाता है ये गामा वेक्टर, है ना, इससे क्या एंगल बनाता है, गामा एंगल बनाता है। फिर इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे नीचे, मैं इससे थोड़ा सा अलग पेन से ले लेता हूँ। इसका प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पे वेक्टर का XY प्लेन में। ठीक है, तो जैसे XY प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये वेक्टर होगा कुछ इस तरह से, है ना, ये क्या है इसका XY में प्रोजेक्शन। तो अब ये क्या करता है, Y एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ठीक है, टोटल मिला के, तो Y एक्सिस से जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है, वो इसका एंगल सपोज कर लीजिए है x से हो गया ये बीटा मान लीजिए, और x एक्सिस से कितना एंगल बनता है, इसका x एक्सिस से जो एंगल बनता है वो है गामा एंगल। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से नहीं लेना आपने को, ये तो खैर इसके प्लेन में हो गया। प्लेन की बजाय आप ऐसा करिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, छोटी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। हमें क्या करना है, एंगल हम ले रहे हैं, वो एंगल ले रहे हैं इसी का, है ना, इस वेक्टर का y एक्सिस से जो एंगल है वो कितना है, बीटा है, और सपोज कर लीजिए x एक्सिस से जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है, प्रोजेक्शन नहीं लेना है। इसी वेक्टर का जो 3D में है, उस 3D के वेक्टर का 2D में बनाना पड़ा डायग्राम, थोड़ा सा है दिखने में मुश्किल, लेकिन आप समझिए इसको, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि आप 2D इमेज को 3D में इमेजिन कर सकते हैं। वेक्टर है ये इस तरह से समझ लीजिए, ये XY प्लेन है, ठीक है, और ये एक मेरा प्लेन हो गया, तो ये क्या है, Z है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, एक और यहाँ पे एक और वेक्टर है जो यहाँ से निकल रहा है इस तरह से, इस उंगली से। ठीक है, तो ये x एक्सिस से एंगल बन रहा है अल्फा, y से जो एंगल बन रहा है वो बीटा, और इस z से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, गामा एंगल है। तो उस केस के अंदर यानी कि अल्फा x एक्सिस से, y एक्सिस से बीटा, और z एक्सिस से कितना बन रहा है, गामा एंगल बन रहा है। उस केस में हमें क्या करना है, इस वेक्टर को प्रेजेंट करना है। तो इस वेक्टर को मान लीजिए मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, a से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कुल मिला के इस वेक्टर को लिखता कैसे हूँ मैं, अगर इसके कंपोनेंट मुझे पता होंगे, तो कंपोनेंट पता होंगे तो क्या लिखूंगा कि वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कहने का मतलब क्या है, x ax ay और az इसके कंपोनेंट है x y और z डायरेक्शन में, i कैप j कैप और k कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब जब ये यूनिट वेक्टर है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर सपोज करिए कि मुझे इसका कंपोनेंट लेना है, किसका, इस a का, किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म, मुझे एंगल क्या निकालना है, ये अल्फा एंगल निकालना है। तो ये क्या होता है, आप पहले से जानते हैं कि cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax डिवाइडेड बाय मोड a। ठीक है, सिमिलरली ये बताने की जरूरत है क्या, 3D में नहीं तो पहले 2D में समझ लो। चलिए कि अगर मान लीजिए 2D में समझो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए क्या है, a एक वेक्टर है, ये यहाँ से एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। ठीक है,
ये यहाँ से एंगल कितना बनाता है, मान लीजिए थीटा के बाद अल्फा बनाता है। तो कुल मिला के आप क्या करते हो, इसका प्रोजेक्शन यहाँ लेके आते हो किस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो क्या लिखते हैं कि जो ए एक्स होगा वो कितना होता है, ए कोस थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली इधर ले जाओगे तो ए वाई बराबर कितना होगा, ए साइन थीटा के बराबर होता है। करते हैं ना हम ऐसे। तो सेम चीज ये है कि एक्स एक्सिस पे ले जाओगे तो कोस अल्फा, यानी कि मैंने डायरेक्ट लिखा है कोस अल्फा बराबर, यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिला के कोस अल्फा ए एक्स अपॉन ए होता है। कोस बीटा कितना होता है, ए वाई अपॉन मोड ए हो जाएगा। और कोस अल्फा बीटा और गामा है ना, तो गामा कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन मोड ए। ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबका स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ। तो क्या बना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर टू द पावर मोड ए का स्क्वायर। अब आप ये देखिए, मोड ए क्या होता है, पता है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 यानी कि रूट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगी, ये तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो कुल मिला के जो कोसाइन होगी इसकी, कोज्या होगी जो इसकी, वो कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल। और ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये वेक्टर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसी तरह से इसका साइन में भी पूछ लेते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे साइन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में फिर -1 और साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कुल मिला के 1 + 1 + 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इस 1 को इस तरफ ले जाएंगे, बाकी सबको इस तरफ ले जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास लास्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, और ये आएगा 2 के इक्वल। ठीक है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के क्या है कि ये हो गया कोस का कोसाइन की फॉर्म में, ये हो गया साइन की फॉर्म में। तो ये दोनों मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। आज कंसेप्ट हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे दो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो जाएगा कोसाइन की फॉर्म में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और पांचवा हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो था सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन जो मुझे करवाना था। ठीक है, अब इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे बेस्ड, यानी कि जो एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने पढ़े हैं उस पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। सिंपल तो आपको देंगे नहीं, देखो आप कहोगे 2 वेक्टर दे दिए उनका जोड़ करना, तो वो मैं आपको ना तो करवाने वाला हूँ ना आपको देने वाले हैं कोई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि इफ ए, क्वेश्चन दिया है, गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है, गिवन है, क्वेश्चन को मैं इसमें लिख देता हूँ, a + b इक्वल है इसके। ठीक है, और पूछा क्या है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हम उसको थीटा मान लेते हैं। थीटा हमें पूछा गया है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन फॉर्मूले हमारे पास दोनों पड़े हैं, लगा दीजिए फटाफट। तो यहाँ क्या बनेगा, ये वाला जो गिवन है उसी से स्टार्ट करना अच्छे से, बस जो है उस फॉर्मूले को लगाते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab cos थीटा टू दी पावर 1/2। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये रहा, a² + b² + 2ab, माइनस है ना यहाँ पे, -2ab cos थीटा टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है। लेकिन कंसेप्ट क्या था, मैंने क्वेश्चन लेने का रीजन क्या था, अब नॉर्मल होता है ए बी की वैल्यू देता आप कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया। तो देखना क्या है, इस क्वेश्चन से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। और क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो ये निकालनी है कि जिसके ऊपर भी वेक्टर में कैप लग जाता है वो उसका मतलब क्या होता है,
वो होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी क्या है, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और ये हमेशा दिमाग में रखना है अपने को, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन आता तो अपने को क्वेश्चन करना आता है क्योंकि वो चीज पता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है और इसमें छिपी हुई है उसको निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये भी कितना हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा उसका। तो कुल मिला के 1 + 1 + 2 cos थीटा टू दी पावर 1/2, हटा देते हैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, सेम इधर हो जाएगा 1 + 1 - 2 cos थीटा। ठीक है, ये दोनों आप क्या करो, दो कॉमन ले लो या फिर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं, 2 cos थीटा इक्वल टू -2 cos थीटा बचेगा। ठीक है, फिर इसको इस तरफ ले आए तो क्या हो गया 4 cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू या थीटा इक्वल टू कितना हो गया, आप देखो इधर नीचे ले जाओगे तो 0 करने की जरूरत नहीं है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0 कितने पे आता है 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब cos थीटा 0 कितने पे होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर पॉज करके लिख लीजिए आप, और जिन्होंने भी मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आपको जो अपडेट होंगी वीडियो जो भी होंगे रोज मैं डालता रहूँगा, तो जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो भी फिजिक्स पे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मतलब इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, दोनों को भेज सकते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल सिंपल दोनों ही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब करिए ताकि क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। मेरा भी मोटिव ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कॉलेज से आने के बाद, वो आप लोगों तक पहुँचे और उसको सफल होए वो मेहनत। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो लिख देता हूँ। गिवन है a - b इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये हमें गिवन है, और पूछा क्या गया है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, किसकी, a + √3b, इसकी वैल्यू मुझे क्या है पूछी गई है। ठीक है, ये गिवन है और ये पूछा गया है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला होगा ना, यहाँ पे आपने लिखा नहीं है तो ये लिख भी लेना। इसका मतलब क्या है, a - b, है ना। तो इससे सोल्व करते हैं, तो कुल मिला के ये हो जाएगा a² + b² - 2ab cos थीटा टू दी पावर 1/2। ठीक है, और √2, है ना। फिर से क्योंकि क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन में दी हुई है इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन एक तरह से कह सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल होगी। तो 1 के इक्वल होगी तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर भी कर लीजिए और वैल्यू भी रख दीजिए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, 1 और ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, स्क्वायर कर लिया हमने दोनों तरफ। फिर इस 2 को उस तरफ दे दीजिए तो क्या हो जाएगा -2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री आ गया है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालना क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि a + √3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसके बराबर में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में, ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें क्या अपन डायरेक्ट वो कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि a² प्लस, अब √3 है तो 3b² प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 के साथ में √3ab और cos थीटा। cos थीटा कितना है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री टू दी पावर 1/2। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या भाई, 90 डिग्री तो कितना हो गया 0, हटा दो इसको यहाँ से, तो बचा क्या हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 1 + 3 टू दी पावर 1/2, तो कितना हुआ 4 टू दी पावर 1/2 दैट इज 2, जो भी यूनिट होगी। चलिए कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है ये वेक्टर मेरे कराने का मतलब था बस ये आपको ये कंसेप्ट बताने थे कि इस पे क्वेश्चन आपके आ सकता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे जिसमें 2-2 3-3 कंसेप्ट अंदर से यूज हो रहे हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा,
आप वीडियो जब देखते हैं तो हो सकता है कि कई बार मिक्सिंग करने में थोड़ी सी, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ के, तो जब आप थोड़ा सा वीडियो खत्म होने दें, क्योंकि वीडियो जब खत्म होगा तो लास्ट में हो सकता है कि वीडियो पूरा होने, जैसे टॉपिक पूरा हो रहा है, टॉपिक पूरा होने के बाद में 10-12 क्वेश्चन जो है एक पीपीटी बना के उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को करिए, देन उसके बाद जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो सब एक साथ में एक वीडियो बना के उसमें सोल्व करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।